बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला मॉक डिस्कशन है और आज की हमारी क्लास की वीडियो है। हम क्लास FA1 का फर्स्ट मॉक डिस्कस करने लगे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है के ऑपरेट्स हिज पेटी कैश with an interest of 120. At the end of one particular week, he had vouchers in the petty cash tin of 17.45, 32.16 and 21.94. In order to restore the petty cash balance, what transaction should K make? तो जब हम रीस्टोर करेंगे तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, पेटी कैश को इंक्रीज करना है, तो डेबिट पेटी कैश क्रेडिट बैंक। डबल एंट्री तो हमें पता है डेबिट पेटी कैश क्रेडिट बैंक होगी। अब हमने क्या देखना है कि अमाउंट क्या होगी, तो उसने हमें 3 वाउचर्स बताए हैं और ये सिस्टम कौन सा है, इम्प्रेस सिस्टम। कभी भी बैलेंस आपका 120 से ऊपर नहीं जा सकता, तो आपका हम इन तीनों वाउचर्स को ऐड करेंगे तो क्या बैलेंस बन रहा है 71.55। तो डेबिट पेटी कैश 71.55, क्रेडिट बैंक 71.55। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चेक कर लें आपने ठीक मार्क किया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, the following statements relates to the trade payable control account. It is used to record transaction with credit customers. No, it is used to record transaction with credit suppliers. ये कौन सा लेजर की बात कर रहा है, पेएबल्स की बात कर रहा है। तो पेएबल किसके साथ ट्रांजैक्शन होती है, सप्लायर के साथ। अमाउंट पोस्टेड टू इट आर नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कल रिवीजन की थी तो उसमें हमने बात की थी कि कंट्रोल अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, neither statement. Which of the above statements are correct? Neither statement. Question number 3. S was owed 496.70 from T. He subsequently found out that T had gone bankrupt and could not pay. He therefore wanted to write off T's debt. What would be the correct entry to write off T's debt? Debit, irrecoverable debt expense, credit, receivables. A ऑप्शन डेबिट, इरिकवरेबल डेट, क्रेडिट, रिसीवेबल्स। सिंपल आपसे जस्ट क्या पूछ रहा था कि कस्टमर है उससे आपने बैलेंस लेना था, वो क्या हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसको कर देंगे, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस को। क्वेश्चन नंबर 4 कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड है। कहते द ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 4214। द टोटल ऑन द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर इज 4890। Which of the following would explain the difference? Control account balance is 4214. This is control account balance and list balance is 4890. List means individual balances. हर कस्टमर का जब बैलेंस को हम ऐड अप करेंगे तो कितना बन रहा है 4890। जब हमने एक कंट्रोल अकाउंट बनाया, एक लेजर बनाया, तो हमारे पास बैलेंस क्या आ रहा है 4214। कहता बताओ ये किस वजह से ऐसा हुआ, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए थे। अब देखिए आगे चल के इसी मॉक में उसने कहा था कि बताओ पेएबल लेजर किसके इक्वल होना चाहिए या रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट किसके इक्वल होना चाहिए। तो पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिस्ट ऑफ सप्लायर के इक्वल होना चाहिए, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिस्ट ऑफ कस्टमर के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहां पे कहता है अ कस्टमर ओइंग, कहता किस वजह से डिफरेंस आया। पहला, अ कस्टमर ओइंग 767 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट बैलेंस। कहता है एक बंदे से 676 लेना था और यहां पे लिखना भूल गया। यहां पे जब मैं ऐड करूंगा ऑलरेडी बड़ी अमाउंट है, ये और बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन हरगिज नहीं हो सकती। ऑप्शन 2 देखें, कहता है द सेल डे बुक इज अंडरस्टेटेड। हमने कल कहा, बार बार कहा कि जब भी डे बुक ओवरस्टेट अंडरस्टेट हो कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट होता है। और कल हमने एक लफ्ज क्या यूज किया था, ओनली कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट होगा। कल हमने ये बात की थी ना कल की क्लास में, ओनली कंट्रोल अकाउंट होगा और इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, कंट्रोल अकाउंट के ऊपर आएगा। तो देखें जब हमने सेल्स कम रिकॉर्ड की तो हमारे रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कम होगा। तो हम उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे, तो जब इसमें 676 आप ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 4890, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही डिफरेंस था जिसकी वजह से बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। तीसरा और चौथा सी और डी क्यों नहीं है देख लेते हैं। कहता है कॉन्ट्रा विद द पेएबल लेजर ऑफ 676 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कंट्रोल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है, आपने कॉन्ट्रा यहां से कहता है माइनस कर लिया, इधर से नहीं किया। तो जब कॉन्ट्रा क्या होता है, बैलेंस को रिसीवेबल को डिक्रीज करता है, तो जब यहां से ये पहले ही बेचारी कम वैल्यू है, इसमें से आप और माइनस करेंगे ये और कम हो जाएगी, तो ये डिफरेंस तो नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखें, कहता है इररिकवरेबल डेट ऑफ 676 हैज बीन रिटर्न ऑफ अ कस्टमर इंडिविजुअल अकाउंट। कहता है यहां से एक बंदा इरिकवरेबल हुआ, मैंने यहां से माइनस कर लिया, यहां से माइनस नहीं किया। तो जब यहां से इरिकवरेबल को माइनस करोगे तो ये बैलेंस कम है, मजीद कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास हमें पहली करेक्ट ऑप्शन पता चल चुका था सेल डे बुक, और हमने लास्ट क्लास में जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमेशा जब भी डे बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो तो क्या चीज इफेक्ट होती है, ओनली कंट्रोल अकाउंट, ओनली कंट्रोल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, D owns a shop and rent out the flat above the shop. What is the correct entry to account for the rent she receives? Debit, cash, credit, rental income. Debit, cash, credit, rental income. बिल्कुल simple. Question number 6. B issues a document to a customer indicating that the amount owed is being reduced for sales return. What is this document? सेल्स रिटर्न के वक्त कौन सा नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। हमने कहा था क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, ओवरचार्ज हो जाए या सेल्स रिटर्न हो जाए। तो दो रीजंस हैं, यहां पे उसने पूछ रहा है तो कस्टमर ने हमें वापस की है। जब कस्टमर हमें वापस कर रहा है, अगर हम सप्लायर को वापस कर रहे होते तो डेबिट नोट होता, क्योंकि वो कौन सी रिटर्न थी, परचेज रिटर्न, और हमें कस्टमर ने वापस किया है तो दिस इज सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के वक्त जो नोट इशू किया जाता है उसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, D is performing a control account reconciliation between the trade payable control account and the list of supplier. He finds that a purchase day book total has been understated by 3000. Where will the error need to be corrected to ensure the two balances reconcile? तो कौन सा एरर हुआ है, डे बुक अंडरस्टेट हुई है। तो हमने कहा था जब भी डे बुक अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो तो क्या चीज इफेक्ट होती है, ओनली कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पे भी लिखा हुआ है कंट्रोल अकाउंट ओनली। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये किस चीज की गलती हुई है, डे बुक की टोटलिंग का एरर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कहते the balance on the trade payable control account should be equal to which other figure in the accounting system? Trade payable control account balance should equal to the individual's supplier accounts. हमने अभी बात की थी कि पेएबल सप्लायर टोटल लिस्ट ऑफ सप्लायर के इक्वल होना चाहिए, रिसीवेबल टोटल कस्टमर्स के बैलेंस के इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट कस्टमर्स के बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, ए ऑप्शन है। मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी बातें गलत लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड शो अ क्रेडिट बैलेंस। देखें जब डेबिट साइड ज्यादा है, पहले में देखें अकाउंट 1 में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट। अगर इस तरह देखें 400 minus 200 तो आंसर इज 200। तो अगर इस प्लस की जगह मैं डेबिट लिख दूं, इसकी जगह क्रेडिट लिख दूं, तो आंसर क्या आएगा, डेबिट। तो ये तो जब हम बहुत छोटे होते थे तब मिस हमें पढ़ाया करती थी कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये अब FA1 के अंदर आपसे ये एग्जाम में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो अब दूसरे अकाउंट में देखें डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, फिर डेबिट बैलेंस आएगा। तीसरे में दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसका कोई बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस 0 है। और फोर्थ अकाउंट में देखें क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो अब इसमें कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो ये कौन सा अकाउंट है, अकाउंट 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10,
Which of the following should be reported in the statement of profit or loss? कि बताओ प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या कुछ रिकॉर्ड होता है। तो दो चीजें थी, इनकम एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, ये कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड होता है? इनकम एंड एक्सपेंस। तो पहले देखो, रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एसेट्स। रेवेन्यू क्या होता है? इनकम। नॉन करंट एसेट्स क्या है? एसेट्स। पेएबल्स क्या है? लायबिलिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड होगा? तो हमारे पहले 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। W is a window cleaner. He cleans M's window, Millie's window, and she paid him $10 in cash. What kind of transaction is this? Purchase of service by Millie? Yes. देखो, वॉरेन जो है उसने क्या किया? विंडो क्लीनर है, वो सर्विस दे रहा है, तो मिली सर्विस परचेज कर रहा है, और ये सर्विस है, गुड्स नहीं है। आपने एक बंदे से खिड़कियां साफ कराई है, तो उसने आपको सर्विस दी है। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following would be classified as revenue expenditure? Revenue expenditures means expense. Rental income, income expense तो नहीं है। Purchase of machine, assets. Purchase of goods for resale, expense। हमने कहा था ना, डेबिट परचेजेस एक्सपेंस होता है। और फिर क्या है जी? एम्प्लॉय वेजेस, एम्प्लॉय वेजेस भी क्या है? एक्सपेंस। तो 3 and 4। Question number 13. In error, Tariq posted goods he purchased for his own use into the business purchases account. तारिक ने परचेजेस, ड्राइंग्स, अपने लिए चीजें खरीदी थी, बट कहां पे रिकॉर्ड कर दी? परचेजेस में रिकॉर्ड कर दी। तो अब हमें क्या चाहिए? उस परचेजेस को क्रेडिट करें और डेबिट किसको करें? ड्राइंग्स। लेकिन जब वो अपने लिए कोई चीज ले रहा था तो वो तो ड्राइंग्स में आना चाहिए था। उसने क्या कर दिया? उसने परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेजेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे कर देंगे? ड्राइंग्स को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14। A sold goods to M for 5,400. He subsequently realized he has overcharged M by 200. तो अभी हमने बात की थी कि जब भी क्रेडिट नोट की दो रीजंस होती हैं, कौन कौन सी? ओवरचार्ज कर दिया है, ओवरचार्ज कर लिया है, तो मतलब हमने रिसीवेबल कस्टमर से ज्यादा पैसे लेने, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया। तो उसे कम करने के लिए, इस बैलेंस को कम करने के लिए हम कौन सा नोट देते हैं? क्रेडिट नोट देते हैं। तो जब हम कस्टमर को ओवरचार्ज कर लें या सेल्स रिटर्न हो जाए, तो दोनों केसेस में क्या होगा? क्रेडिट नोट होगा। क्वेश्चन नंबर 15। What was the balance on the suspense account? When the trial balance was paid, the following two ledger accounts were omitted and a suspense account had to be created to make it balance. Discount allowed. Discount allowed are expenses. Expenses are debit. तो डेबिट साइड कितने से वीक हो रही है? 57। तो डेबिट सस्पेंस बन जाएगा 5780 से। डिस्काउंट रिसीव, इनकम, इनकम कितने से? 49। तो अगर हम इन्हें नेट कर लें तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? कितने से ज्यादा है? तो 860 डेबिट सस्पेंस होगा। इस क्रेडिट और इस क्रेडिट का आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी कितने से डेबिट रह जाएगा? 860। और आप तकरीबन ज्यादा लोगों ने जो ऑप्शन लगाया था वो 860 क्रेडिट है। ऐसा नहीं है, आप देखें ना, जब मैं डेबिट नहीं लिखूंगा तो डेबिट साइड वीक होगी, जब मैं क्रेडिट नहीं लिखूंगा क्रेडिट साइड वीक होगी। तो डेबिट सस्पेंस बनेगा 5780 से, क्रेडिट सस्पेंस बनेगा 4920 से। तो नेट हमारा जो सस्पेंस बन रहा है वो 860 डेबिट है। क्वेश्चन नंबर 16। What is the correct double entry to write off an irrecoverable receivable balance? तो देखें, ये वही ट्रांजैक्शन है जो इसी मॉक में हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, और उसमें और इसमें जस्ट क्या फर्क है? उसमें एग्जामिनर ने हमें
फिगर दी थी, यहां पे उसने फिगर नहीं दी, जस्ट डबल एंट्री पूछ ली। तो डेबिट इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, क्रेडिट रिसीवेबल्स। क्वेश्चन नंबर 17, Fatma has made an error in posting a sales return from the sale return day book to the journal ledger. Which book of prime entry should be recorded to correction of this error? तो correction हमने कहा था एक ही डे बुक है, वो है जर्नल। हमेशा correction जर्नल में होती है। The following extracts of account codes, question number 18. The following extracts of account codes is taken from a business accounting manual. बैंक का कोड है 20,000, कैश का कोड 21, 22 पैटी कैश, रिसीवेबल 23, अदर रिसीवेबल 24, इन्वेंट्री 25. Which of the following would be an appropriate code for Parker, a credit customer? तो क्रेडिट कस्टमर का बैलेंस क्या होता है? रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल का कोड क्या है? 23,000। तो इसका मतलब यहाँ पे 23,000 में एक ही बात है, वो क्या है? 23274। जो पहला कस्टमर होगा उसका बैलेंस होगा 23001, 23002, 230। तो इसका मतलब है वो सीरीज स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? वो 23 से स्टार्ट होनी चाहिए। वो हमारा रिसीवेबल है, वो हमारा कस्टमर है। क्वेश्चन नंबर 19, cash sales of 15,800 have been correctly entered in the cash book. तो हमने डेबिट कैश कितने से किया है? 15,800 से, but entered in the sales account as 18,500. तो हमने सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, डेबिट कम रिकॉर्ड किया। तो डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। तो ठीक करेंगे, सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? सेल्स। तो आपके लिए मैं इसको लिख भी देता हूं। देखें, उसने कहा कैश सेल्स थी, तो हमारे पास डबल एंट्री होनी चाहिए थी, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। अमाउंट इज 15,800। दिस इज द करेक्ट एंट्री। हमने क्या रिकॉर्ड की? डेबिट कैश 15,800, क्रेडिट सेल्स 18,500। तो अब कौन सी साइड वीक हुई है? डेबिट साइड। तो डेबिट सस्पेंस बाय। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हमसे रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी हुई है। तो डेबिट कैश हमने बिल्कुल करेक्ट कैश रिकॉर्ड किया हुआ है, कैश के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 15,800 से, हमने क्या किया? 18,500। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट सेल्स बाय 2,700 एंड क्रेडिट सस्पेंस बाय 2,700। तो दिस इज the correct option. Debit sales by 27, credit suspense by 2,700. Question number 20. Which of the following entries correctly records a purchase of materials on credit? तो debit materials credit purchase day book, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है, कैश नहीं खरीदा। तो क्रेडिट परचेजेस कहां पे रिकॉर्ड होती हैं? परचेज डे बुक में। पेबल्स हमें परचेज डे बुक से पता चलते हैं। तो डेबिट मटेरियल क्रेडिट परचेज डे बुक। क्वेश्चन नंबर 21, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बी हैड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 20,000. ड्यूरिंग द ईयर ही रीपेड 10,000. Which part of the accounting entry will change as a result of the loan repayment? Cash would decrease and a liability also decreases. तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं? Assets and liabilities. Question number 22. A received a supplier statement from D showing A owed D 21,980. A records showed he only owed D 20,140. Which of the following could be responsible for this difference? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कहते हैं ए रिसीव्ड अ सप्लायर स्टेटमेंट फ्रॉम डी। एक पार्टी है ए, एल्विन डर्सी। ए रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम डी, तो डी इसका मतलब क्या है, डी कह रहा है कि कितने पैसे हैं 21980। ए रिकॉर्ड शोज, ए का रिकॉर्ड शो कर रहा है कि मैंने 20,140 देना है। डी कह रहा है नहीं, आपने कितने मेरे पैसे देने, 21,980, 21,980। ये कौन कह रहा है, सप्लायर। हम क्या कह रहे हैं कि हमने कम पैसे देने, वो कह रहे हैं नहीं आपने ज्यादा पैसे देने। तो क्या हुआ होगा, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है डी हैज परफॉर्म्ड अ कॉन्ट्रा अगेंस्ट अ बैलेंस शी ओज टू ए। कहता है इसने कॉन्ट्रा कर लिया है, तो इसने कॉन्ट्रा कर लिया होता तो बैलेंस कम हो गया होता, ये बैलेंस कम होता, ये बैलेंस ज्यादा होता। अगर ये उलट होता तो ए ऑप्शन ठीक होनी थी, ऐसा तो नहीं है। सेकंड देखते हैं, कहता है ए हैज मेड अ पेमेंट नॉट येट रिसीव्ड बाय डी। ए ने पेमेंट कर दी, डी ने अभी तक रिसीव नहीं की। तो ये बात एक्सेप्टेबल बात है ना, जब ए ने पेमेंट की होगी तो उसने अपनी लायबिलिटी को कम कर दिया। डी ने अभी तक अपनी लायबिलिटी इसलिए कम नहीं की क्योंकि डी को अभी तक वो पैसे रिसीव नहीं हुए। दिस इज द पॉसिबल रीजन, ठीक है। तो ये डी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बाकी दो क्यों नहीं है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है डी हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड अ सेटलमेंट डिस्काउंट, ए हैज नॉट येट पेड। कहता है मैंने डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया है, उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर मैंने डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया होता, मैंने अगर आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो ये बैलेंस कम होना चाहिए था, मेरे पास बैलेंस कम होना चाहिए था, मेरे पास तो ज्यादा बैलेंस है। और आखिरी देखें, कहता है डी हैज इशूड अ क्रेडिट नोट। कहता है मैंने क्रेडिट नोट कब होता है, जब सेल्स रिटर्न हो। कहता है मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, उसको अभी तक नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर चुका हूं तो ये बैलेंस कम होना चाहिए था, ये ज्यादा होना चाहिए था। तो ए सी डी कब होता, ए ऑप्शन भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था। जब ये बैलेंस इधर होता, ये इधर होता, या ये नाम इधर होता, ये नाम इधर होता, तो ए सी डी होता। तो तीन ऑप्शन तो नहीं हो सकते थे ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 23। In Khalid cash payment book for the month of May, the trade payable column total $7,400. What does this amount represent? कौन सी डे बुक है, कैश पेमेंट बुक। तो इसका मतलब ड्यूरिंग में आपने 7,400 पे किए हैं। किसको पे किए हैं, कौन सा कॉलम है, पेएबल्स। तो इसका मतलब क्या है, द अमाउंट पेड टू खालिद सप्लायर या बाय खालिद टू his suppliers during May. This is the correct option. Question number 24. Which of the following would appear on a supplier statement? Invoices issued? Yes. Trade discounts? No. Credit notes? Yes. Payments? Yes. 1, 3 and 4. Question number 25. Which of the following correctly represent the accounting equation? अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या हमने पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट्स अगर डी ऑप्शन में आप देखें, एसेट्स कितने के हैं 49 के, कैपिटल कितना है 27, लायबिलिटी कितनी है 22, तो 22 प्लस 27 49, एसेट्स कितने के हो गए 49 के। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26. The total of the discount column in the received book is 140. How should this be posted in the ledger? कौन सी डे बुक है, कैश रिसीव्ड। मैंने आपको समझाया था कि कैश किससे रिसीव करते हैं, कस्टमर से, और कस्टमर को हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड 140, सिंपल। डेबिट डिस्काउंट अलाउड 140। और अगर यहां पे होता कैश पेमेंट तो फिर क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम और इनकम इज क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 27.
The trade receivable control account shows a balance of 42,500, but the list of customer balance shows a total of 45,200. Which of the following could explain the difference? Control account balance is 42,500. This is control account balance, and list balance is 45,200. कहता है which of the following could explain the difference? क्या difference, किसकी वजह से difference आ रहा है? A credit note of 2,700 has been correctly treated in the individual account, but not entered in the control account. कहता है sales return इधर तो रिकॉर्ड कर ली, sales return इधर रिकॉर्ड कर चुके हैं, इधर रिकॉर्ड नहीं की. जब sales return रिकॉर्ड करेंगे तो receivables कम होते हैं, तो ये पहले ही कम है और कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती. बी देखो, कहते हैं द ट्रेड रिसीवेबल कॉलम ऑफ द कैश रिसीट बुक इज ओवरस्टेटेड. तो जब कैश रिसीव ओवरस्टेट होगा, हमने कहा था डे बुक जब भी अंडरस्टेट या ओवरस्टेट हो ओनली कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट होता है. और कैश हमने कहा था, आपको याद होगा कि जब भी हमने कहा यहाँ पे कैश रिसीव लिखा जाता है, हमने कहा था जब भी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ये ओवरस्टेट होगा तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कम आएगा. तो इसी वजह से ये कम आ रहा है. तो इसे ठीक करने के लिए क्या कर दें, ऐड कर दें. अगर इसमें 2,700 हम ऐड करते हैं तो ये दोनों बैलेंसेस मैच होते हैं, तो इसका मतलब बी ही करेक्ट ऑप्शन है. सी और डी क्यों नहीं है, इसको भी देख लेते हैं. कहता है द सेल डे बुक इज ओवरकास्ट बाय 2,700. जब सेल्स ज्यादा होंगी, हमने कहा था क्रेडिट सेल्स हम डेबिट साइड पे लिखते हैं. डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स. जब यहाँ पे हम ज्यादा अमाउंट लिखेंगे तो रिसीवेबल्स भी ज्यादा आएंगे. यहाँ पे तो रिसीवेबल्स कम है, ये बैलेंस ये ऑप्शन नहीं हो सकता. डी ऑप्शन देखो, कहता है कस्टमर बैलेंस ऑफ 2,700 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट. कहता है इसमें से मैंने 2,700 ओमिट कर दिया. जब मैं इसमें 2,700 ऐड करूंगा ये पहले ही ज्यादा है, ये और ज्यादा हो जाएगा, तो ये बैलेंस भी नहीं हो सकता. क्लियर? तो कौन सा सही ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. E received 4418 from a customer to whom she had sold goods on credit for 3,760 plus sale tax of 658. What is the double entry for this receipts? तो हमने कहा था जब हम किसी क्रेडिट कस्टमर को सेल करें तो हम सेल्स करते वक्त एंट्री करते हैं डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल टैक्स. बट जिस दिन कैश रिसीव करते हैं तो डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल. उस दिन टैक्स रिकॉर्ड. तो यही हमने क्लास में बार बार पढ़ा और आज देखें यही हम मॉक में भी डिस्कस कर रहे हैं. डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स. और कैश कौन सा होगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मींस ग्रॉस अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following are valid reason for preparing an age receivable analysis? It is part of double entry system? No, it is a control. To identify receivable which need to be followed up? Yes. To identify calculate allowances? Yes. To ensure the trial balance? No. जब trial balance तो तब होती जब डेबिट डबल एंट्री का पार्ट होता ना. तो कौन सी बात ठीक है, 2 and 3. Question number 30. The following is an extract from a ledger account. कैश दिया गया है, कैश लेजर है. डेबिट साइड के 3 बैलेंसेस हैं, क्रेडिट साइड का एक बैलेंस है. 1270, 1959, 1035. These are debit balances and credit balance is 587. कहता है what is the closing balance? हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. और हमने पढ़ा था जब भी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस हो तो उसकी नेचर डेबिट होती है. जब भी क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आ रहा हो, क्रेडिट साइड पे आ रहा हो, तो ये कौन सा बैलेंस होता है, ये एसेट होता है और एसेट की नेचर डेबिट होती है. तो ये हमारे फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए. क्वेश्चन नंबर 31. G makes regular payment to a specific charity. The cash goes straight from her account and the charity cannot amend the amount paid.
तो इसका मतलब क्या है, व्हाट मेथड ऑफ पेमेंट इज जे यूजिंग स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर में हमने कहा था फिक्स अमाउंट अगर हो तो वो क्या होती है, स्टैंडिंग ऑर्डर, और अगर ये अमाउंट वेरिएबल होती तो क्या होता, डायरेक्ट डेबिट। गुड। When performing a bank reconciliation, which of the following would require adjustment to the cash book balance? Unpresented checks कहां पे एडजस्ट होते हैं, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में, बैंक चार्जेस कैश बुक में, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में, स्टैंडिंग ऑर्डर कैश बुक में। तो कौन सी दो चीजें आ गई, 2 और 4। अहमद समझ आई आपको, आपका ये सवाल गलत था। Which of the following, और अब आप रिकॉर्ड पे आ गए, Which of the following checks, question number 33, which of the following checks should the petty cashier make prior to paying out petty cash? That the claim is supported by an appropriate documentation? Yes. That the claim has been authorized by an appropriate signature? Yes. The credit rating of the business receiving the payment doesn't matter. कौन लेके जा रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है, जिससे आप चीज खरीद रहे हैं वो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, आपने उसको तो नहीं जानना ना। और दैट द अमाउंट इज विद इन द पेटी कैश लिमिट, यस। करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 and 4. Next question, question number 34 is from bank reconciliation. The bank statement of H showed a debit balance. Debit balance of bank statement means a negative balance. The bank reconciliation showed there were outstanding lodgements of 3,400 and unpresented checks of 4,700. What is the correct amount of cash that should be reported in H's accounts? So bank statement balance is 1,800 negative. This is bank statement balance. Unpresented डेबिट होते हैं, लेस होते हैं 4,700, अनक्रेडिटेड ऐड होते हैं 3,400। आंसर क्या आ गया, नेगेटिव 14,100। कल की क्लास में हमने बात की थी, ये कौन सा बैलेंस है, रिवाइज कैश बुक बैलेंस। और कैश बुक अगर क्रेडिट है, नेगेटिव है तो वो क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। ये रिवाइज कैश बुक बैलेंस है, तो अब हमने नेचर कौन सी देखनी है, कैश बुक की देखनी है। तो नेगेटिव है तो कैश बुक नेगेटिव बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 35. M runs his own business and operate an Impress system of petty cash. Which system? Impress system. Maintaining a float of $200. At the end of month, there is a cash of 37.2 and a vouchers of 162.8. How much will M need to pay into the petty cash to maintain the float 162.8 जो उसने एक्सपेंस किया है, जो वाउचर्स बनाए हैं वही दोबारा रिस्टोर करेगा in order to restore the petty cash to the original float which is 200. Question number 36. The following is selected from the trial balance at the year end. Capital is 9,000, sales 32, purchases 26,000, trade receivable 23,000, inventory 14,000, payable 12,000, bank overdraft. आपने मालूम करना है what is the figure for the overdraft. तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए, जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो बैलेंस है। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेल्स क्या है, क्रेडिट है, परचेजेस क्या है, डेबिट है, रिसीवेबल्स क्या है, डेबिट है, इन्वेंट्री डेबिट है, एसेट है, पेएबल। तो अब डेबिट देखें 20, 40, 49, 53 और 63,000। तो ये भी कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। अब इधर देखिए फर्क कितने का है, 32 प्लस 12 44 प्लस 9 53। तो 53 और 63 में क्या फर्क है, तो डिफरेंस इज 10 और 10 इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37.
E has purchased a van paying by check. E used accounts code in his ledger. His account codes include बैंक का वाउचर जो कोड है 2150, मोटर व्हीकल 4270 and purchases 3820. Which of the following is the correct double entry to record the transaction to the correct accounts? तो डेबिट, मोटर व्हीकल, क्रेडिट, बैंक. A option. A transaction has been recorded in the ledger of Sameer as follows. Debit, equipment, credit, bank. तो ये किसकी एंट्री है? Purchase of equipment and paid from bank. ठीक है? तो purchase of equipment paid for by check or from bank. D option is correct. Question number 39. The following information of wages and salaries have been taken from the accounts of Roman. Gross wages, income tax, employer pension contribution, employee pension contribution. There are no statutory or non other than the above. What is the Roman's total wages and salaries expense? So total wages, gross pay plus employer contribution. Employer contribution is 5,000. 5257 plus gross pay 65708. The total expense is 70965. Question number 40. जो हमने पे रोल जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो हमने क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस किया था कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जिसमें हमने कहा था अगर हमें एनुअल सैलरी गिवन हो तो हमें पता है एक साल में कितने वीक होते हैं 52. हम 52 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द वीकली सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स वर्क इन अ वीक. तो हमें पर आवर सैलरी मिल पता चल जाएगी और हमने बोनस फाइंड करना होगा. हमने कहा था डबल कहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, अगर वो टाइम एंड हाफ कहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे. तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल था. कहता है जॉन इज एम्प्लॉयड बाय एन एनुअल सैलरी ऑफ 18720. शी इज कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क 30 आवर्स per week. If overtime has to be worked, the first 7 in any week are not paid for. Any overtime in excess of 7 in a week is paid for time, double time. तो सबसे पहले हम 1 घंटे का रेट निकाल लें. तो यहां से हमारे पास वीक की सैलरी कितनी आ गई? ये क्या है? पर वीक. एक वीक में कितना घंटे काम करते हैं? 30. तो पर और क्या आ गया? इसका डबल कितना हो गया? 24. तो टोटल कितने ओवर टाइम किया है? 12 किया है. पहले 7 का नहीं मिलेगा तो कितनों का मिलेगा? 5. मल्टीप्लाई बाय 5 120. क्वेश्चन नंबर 41. J had correctly recorded a wages and salaries expense of 32,000 in her accounts. She has only 2 employees who earn a gross pay of 14. तो 14 plus 14 28. But कहता है which of the following could explain the difference between the gross salary and the total expense? अभी हमने पढ़ा है gross pay plus employer contribution. This is the difference. कहता अगर 14 14 28 होता है तो मैंने एक्सपेंस 32 क्यों बनाया है? क्योंकि बाकी के पैसे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय. तो पेंशन कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ हर एम्प्लॉयज. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए क्वेश्चंस. सेकंड क्यों नहीं है? एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन. तो एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन तो ग्रॉस पे से लेस होती है तो नेट पे निकालने के लिए काम आती है. डिफरेंस तो नहीं आता ना इन दोनों में. और एम्प्लॉय इनकम टैक्स भी लेस होगी तो नेट पे आएगी और ड्राइंग्स का ताल्लुक नहीं है वेजेस से. ड्राइंग्स तो किसने करनी है? ओनर ने करनी है ना. तो वो वेजेस, ओनर की तो वेजेस मिलती नहीं है, उसे तो प्रॉफिट मिलता है. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 42. We sent an invoice to M for goods purchase. We subsequently issued a debit note. Debit note हमने कहा था कब देते हैं?
परचेज रिटर्न या अंडर चार्ज। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पैकिंग एंड पोस्टिंग कॉस्ट पेएबल बाय द कस्टमर वर ओमिटेड। तो जब एक चीज इनवॉइस से ओमिट कर दी तो मींस अंडर चार्ज की है आपने। जब अंडर चार्ज की है तो फिर डेबिट नोट होगा। तो ए से हमें बी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें ए पे ही हमारा ऑप्शन मिल गया कि क्योंकि हमने इनवॉइस को क्या किया है, इनवॉइस को क्या किया है, अंडर चार्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 43, Bob bought 2000 of goods from H on 1st November 20x7. He agreed to pay on 31st January 20x8. What kind of transaction is this from H point of view? Credit sales. ठीक है? Which of the following items would appear on opposite side of trial balance? मोटर व्हीकल एसेट्स, डेबिट, इन्वेंट्री, डेबिट। तो डेबिट और डेबिट अभी यहां पे हमने लिखे हुए थे, देखें एक सेम साइड पे थे और कुछ ऑपोजिट थे। तो ये दोनों क्या है, सेम साइड पे। सेल्स एंड कैपिटल बोथ आर क्रेडिट, तो सेम साइड पे होंगे। पेएबल लायबिलिटी, एक्सपेंसेस डेबिट, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। और रिसीवेबल्स डेबिट, परचेजेस एक्सपेंसेस डेबिट, तो दोनों ये भी सेम साइड पे होंगे। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान सवाल है। Question number 45. A runs his own business maintaining receivable and payable control account as part of accounting system. When preparing the trial balance, which of the following error would require the creation of a suspense account? कहता है बताएं suspense account कब बनेगा। 250 और मोटर व्हीकल रिपेयर इज पोस्टेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने एसेट को एक्सपेंस बना दिया, डेबिट किसको करना था, रिपेयर को, डेबिट किसको कर दिया, एसेट को। तो क्रेडिट ठीक किया, क्रेडिट की बात नहीं की तो क्रेडिट ठीक किया, तो नो सस्पेंस। परचेज डे बुक हमने कहा था जब भी, कल बात की है, जब भी डे बुक ओवरस्टेट हो जाए नो सस्पेंस। इसका मतलब क्या है, परचेजेस भी ज्यादा रिकॉर्ड हुई है, पेबल्स भी ज्यादा रिकॉर्ड हुए, नो सस्पेंस। तीसरी बात, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, इज रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव कैश बैलेंस। क्रेडिट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो अब डबल अमाउंट से सस्पेंस बनेगा। वीक साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट में सस्पेंस जरूर बनेगा। तो आपसे पूछ रहा था बताओ सस्पेंस कहां बनेगा। आखिरी बात भी देख लेते हैं, कहता है ड्राइंग्स ऑफ 320 हैड बीन रिकॉर्डेड एट वेजेस। ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, वेजेस भी डेबिट होती हैं। एक डेबिट की जगह कोई दूसरा डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट ठीक रिकॉर्ड किया तो सस्पेंस नहीं बनेगा। तो सस्पेंस कहां बनेगा, सी ऑप्शन में सस्पेंस बनेगा। Question number 46. कहते J has trade receivables of 92,320 at the start of the month. During the month, she had the following transactions. What is the balance on J's trade receivable at the end of receivables? मैं हमेशा आप लोगों को बार बार कहा है कि जब भी आप कुछ एग्जाम में FA1 के FA2 के एग्जाम में बैठे तो आप रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लें। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसको देखते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखें क्रेडिट सेल्स उसने बता दिया हमें 38170, क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं, अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पे आ गई। और इसके अलावा इरिकवरेबल डेट 2600, इरिकवरेबल डेट्स आ गए। ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, ओपनिंग बैलेंस उसने एट द स्टार्ट दिया हुआ था 92320। कैश सेल्स उसने दी हुई है जो कि इस लेजर में नहीं आती। रिसीवेबल लेजर क्या होता है, ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स होता है। और कैश रिसिट्स कितनी है, कैश रिसिट्स है 46420। जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और इस क्लोजिंग बैलेंस की क्या नेचर होगी, डेबिट। तो क्या बैलेंस आ रहा है बच्चों, 81470। क्वेश्चन नंबर 47, जस्ट 3 सवाल हमारे रह गए। इसके बाद X buys goods from A for 20,800 on credit.
She subsequently returned goods worth 3100 and pay him 9200. In X ledger, what is the balance with A as a result of these transaction? तो 20,800 में से 31 भी माइनस कर दें, 9200 भी माइनस कर दें, तो क्या रह जाएगा 8500। और X ने क्योंकि चीजें बाय की थी तो उसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, तो क्या बैलेंस आएगा 8500 क्रेडिट बैलेंस। नहीं तो आप पेएबल लेजर भी फाइंड कर सकते थे कि इतनी परचेजेस की हैं, इतनी रिटर्न कर दी, इतना कैश पे कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चल गया और उसकी नेचर क्या होगी क्रेडिट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48। R is registered for sale tax which is charged at 17.5%. A customer is invoiced for goods with a list price of $240,000. The customer is given a trade discount of 25% and a settlement discount of 5% is given if the invoice is paid within 20 days. कुछ एग्जाम में आपको बताएगा कि ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था। अगर था तो दोनों डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर सेल टैक्स लेंगे। अगर नहीं था तो हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो यहां पे बात क्लियर नहीं थी तो मैंने इसलिए दोनों को आपको फेवर दी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जर्नल? क्वेश्चन नंबर 49। टू रिकॉर्ड अनयूजुअल मोमेंट्स बिटवीन अकाउंट्स। हमने कहा था करेक्शन ऑफ एरर, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ये सारा कहां पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following are valid reasons for having a formal document retention policy? To help minimize costs associated with the maintaining business records? Yes. To ensure that all business records are kept for the maximum time possible? No. Maximum time के लिए हम नहीं रखते। To help locate business records? Yes. To ensure ट्रायल बैलेंस नो, क्योंकि ये डबल एंट्री ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? लेजर्स का बैलेंस। लेजर कहां से आते हैं? डबल एंट्री से आते हैं, तो ये डबल एंट्री का पार्ट ही नहीं है, तो ये हमारा एक कंट्रोल है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? 1 and 3। तो ये हमारा आज का पहला मॉक डिस्कस हो गया है। हम इसी तरह ये जो नेक्स्ट वीक है रोज हम एक मॉक अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद डिस्कस भी करेंगे और YouTube वालों के लिए अपलोड भी करेंगे ना।